नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यह इसलिए हो जाता है क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही नज़दीक से प्रभावित करता है। यह इतना प्रभावित कर देता है कि इसी से हमारा यह निर्धारण होता है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और यहाँ तक कि हमारा घर किस आकार का होगा। यह आप अंतर स्पष्ट रूप से पर्वतीय यानी जो पठारी एरिया हैं उनके घर और जो मैदानी एरिया हैं उनके घरों में आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारत की स्थलाकृतियाँ, यानी भारत के या जो पृथ्वी के स्थल रूप हैं। इसमें हमारे 3 महत्वपूर्ण स्थल रूप हो जाते हैं जिनमें पर्वत, पठार और मैदान हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आप में से अधिकतर लोगों का सपना ये होगा कि वो मुंबई या गोवा के बीच पर जाएं, तो कुछ लोगों का सपना ये भी होगा कि वो हिमालय पर्वतों पर जैसे जाएं और उधर उसका आनंद लें। लेकिन हम में से कोई भी ये जानने का प्रयास नहीं करता या इस ओर कभी ध्यान नहीं देता कि आखिर इन सब चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ। तो आज मैं आपको यही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थल रूप। स्थल रूप ये यहाँ पर पृथ्वी और भारत के बारे में आ जाएंगे। अनगिनत प्रकार के स्थल रूप या स्थलाकृतियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं, लेकिन हम जिन बारे में बात करेंगे वो है पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्थल रूप क्या हैं, इसकी हम परिभाषा जान लें क्या हैं। तो इसकी एक सीधी सादी सी डेफिनेशन ये हो जाती है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले भू आकृतियाँ, पृथ्वी पर दिखाई देने वाली भू आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? हमारी स्थल रूप या स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। अब हम कुछ स्थलाकृतियों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से हमारे कुछ स्थलाकृति हैं वो हैं पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये प्रभावित, आप चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो, नए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं भू संचलन और अपर्दन और निक्षेपण। भू संचलन यानी हमारे पृथ्वी के अंदर हम आज जिस आकार यहाँ पर हम आज जिस स्थिति में खड़े हैं उस स्थिति यानी जैसे हम उस स्थिति को बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो और ये बहुत ही धीमी तरीके से संचलन होता है हमारे पृथ्वी के अंदर, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो एक ये भू संचलन। अपर्दन का नाम आप सुनते ही होंगे। आजकल मृदा अपर्दन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है और इस पर बहुत ही चर्चा हो रही है। अपर्दन मतलब चीज़ों को बहा के लेके आना और उस चीज़ों को वहाँ से हटा देना। निक्षेपण मतलब जमाव। जो अपर्दन की चीज़ें हैं या फिर जो बहुत सी चीज़ें जो बहाव के रूप में आ रही हैं उनका जमाव हमारा क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण यानी पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या? पर्वत। तो सबसे पहले इसके निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। निर्माण। तो मान लीजिए यह कोई पृथ्वी की सतह है। यह क्या हो गया? पृथ्वी की सतह। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि पृथ्वी पर अंतर्जात बल यानी कि जो भू संचलन है वो हो रहा है और इस पर कई प्रकार के बल अंदर से लग रहे हैं, लेकिन हम इनको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा लग रहा है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल। और इस प्रकार हमारा आकार क्या हो जाएगा? ये ऐसा उठ जाएगा, ऐसा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पर्वत। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारा पर्वत बन जाएगा। तो इसका जो पर्वत साइज क्या आ गया हमारा पर्वत का? ऐसा वाला।
ये आप नीचे ऐसा वाला इधर दिख रहा होगा, ये कैसे बना, ऐसे जो अंतर्जात पृथ्वी की सतह पर बल लगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका आधार कितना, आधार इसका चौड़ा होता है, आधार चौड़ा, और जो इसका ये वाला है ये क्या कहलाता है, शिखर, शिखर इसका छोटा है। आधार चौड़ा है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इसका शिखर छोटा है। अब पर्वत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। यह पर्वत बहुत ही ऊंचा हो सकता है, यह इतना ऊंचा हो सकता है कि 8000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचा हो सकता है, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। पर्वत, अब इसके कुछ विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषताएं या महत्व, विशेषता या महत्व के बारे में बात करने से पहले मैं आपके लिए पर्वत के प्रकार बता देता हूं, यानी कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली पर्वतों को 3 भागों में, मतलब 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं प्रकार के बारे में। तो प्रकार कौन कौन से हैं पर्वतों के, बलित पर्वत, बलित पर्वत, और दूसरा प्रकार हो जाता है अपना भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, और तीसरा हो जाता है ज्वालामुखीय पर्वत, ज्वालामुखीय, और ये हमारा हो जाएगा पर्वत। तो हमारे कौन से 3 प्रकार आ गए, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखीय पर्वत। बलित पर्वत यानी बलित पर्वतों के बारे में जान लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा बलित पर्वत हो गया, बलित पर्वत, इसका क्या, ये मान लो बलित पर्वत हो गया। जब इसका अपर्दन होगा, इस पर्वत का अपर्दन होगा, मान लीजिए इसका जब अपर्दन होगा, अपर्दन होगा तो इसका जो शेप है वो किस, इसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, इसका मान लीजिए वो साइज है वो हो जाएगा ऐसा। ये इसके लिए आगे हम यही बना लेते हैं पूरा। इसका अपर्दन होने के बाद साइज कैसा हो जाएगा, इसका ये भाग यहाँ से हट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से भी ये भाग हट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से भी ये भाग हट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारा अपर्दन हुआ है, जो भी जो हिस्सा है, कण हैं, पत्थर हैं, वो सब यहाँ पर जमा हो जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर हमारे जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये हमारा कहलाता है उत्खंड, जो ऊर्ध्वाधर वाला भाग है इसके लिए हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, होस्ट। और ये जो हमारा है वो बोल देते हैं द्रोणिका। इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, इसके लिए हम बोल देते हैं द्रोणिका, और इंग्लिश में इसके लिए हम बोल देते हैं ग्राबेन। ये हमारा बलित हो गया। और ये हमारा कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत। और ये हमारा कौन सा पर्वत है, भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ज्वालामुखी से निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी के अंदर बहुत से पदार्थ हैं और भू संचलन हो रहा है। उन्हीं में से पृथ्वी के अंदर आपने नाम सुना होगा मेग्मा, द्रवित मेग्मा, मतलब गली हुई अवस्था में मेग्मा बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होता है, जब मान लो ये पृथ्वी की सतह है और ये मेग्मा है, ये ऐसी मेग्मा है, और जब ये ज़्यादा हो जाती है तो ये ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठती है, तो ये कैसा हो जाता है हमारा, ये ऐसा हो जाता है। मेरे को मैं बना देता हूँ। ये हमारा हो जाता है, ये मान लो पृथ्वी की सतह है और ये हमारा ऐसा ऐसा ये हमारा मेग्मा आ जाती है। यहाँ से ये जो हमारी ये जो क्या है, इसमें मेग्मा है। तो ये हमारे क्या हो जाती मेग्मा, ये मान लो ये निकली मेग्मा ऊपर से, तो ये हमारा पूरा जो पर्वत का निर्माण हुआ वो हो जाता है ज्वालामुखीता पर्वत। अब इन तीनों के बारे में हम तीनों के उदाहरण देख लेते हैं। तो बलित पर्वत में मैंने आपके लिए बताया हिमालय इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है क्या हिमालय इसका अच्छा उदाहरण है।
ज्वालामुखी में जैसे हमारा अफ्रीका का किलिमंजारो हो जाता है और जापान का फ्यूजियामा भी हो जाता है। और ये हमारा ब्रह्मसुत्र पर्वत है और इसके लिए इसका जो उदाहरण हो जाता है वो राइन घाटी यूरोप, राइन घाटी यूरोप। अब हम पर्वतों के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, विशेषताएं और महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। पर्वत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यह इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पर्वतों से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है, हिमालय पर्वत से ही यमुना नदी निकलती है। तो हमारी हिमालय पर्वत यानी जो जम्मू और कश्मीर से हमारी रावी, सतलुज, चिनाब ये सब नदियाँ निकलती हैं। जब ये नदियाँ निकलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधिकांश भाग, अब जल का अधिकांश भाग कहाँ है, महासागरों में है। तो बहुत ही कम भाग हमारे लिए मिल पाता है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण जो पेय योग्य जल है वो नदियों द्वारा मिलता है। इसलिए इन नदियों का बहुत भी महत्व हो जाता है। सुनते तो ये भी हैं गंगा इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, गंगा इसमें महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाती हैं। जब नदियाँ होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इसका उपयोग कृषि में भी होता है और पर्वतों में कई प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती हैं। कई प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग हमारी औषधियों के रूप में भी किया जाता है। तो पर्वतों के महत्व को नकारना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हम पर्वतों को महत्व को नहीं समझते हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक हिसाब से बहुत ही गलत है। अब पर्वतों के महत्व के बाद अब हम बात करते हैं पठार के बारे में। पठार का निर्माण भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से पर्वत का निर्माण हुआ। तो पठार के निर्माण में वो ही हुआ जो जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी के अंदर जो भू संचलन हो रहा है उसी के कारण कुछ भाग उठ जाता है, लेकिन ये बहुत ही सीमित मात्रा में, मतलब बहुत ही कम तरीके से उठता है। और ये कैसा रहता है, उठी हुई एवं सपाट, ऐसी उठी हुई एवं सपाट। तो पर्वत क्या है, उठी हुई एवं सपाट, सपाट भूमि, उठी हुई एवं पठार क्या है, उठी हुई एवं सपाट भूमि, ये हमारे का कहलाता है, पठार कहलाता है। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें यानी हाइट के बारे में बात करें तो ये हमारी 4000 से मतलब 100 मीटर से 6000 मीटर तक हो सकती है। मतलब 100 मीटर से लेकर कई मीटर यानी कई हजार मीटर तक हो सकती है। सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचा तिब्बत का पठार हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऊंचा पठार कौन सा हो जाता है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई हो जाती है 4000 मीटर से लेके 6000 मीटर। इसी प्रकार का एक पठार हमारा दक्कन का पठार है, जिसके लिए जो दक्षिण भारत में स्थित हो जाता है। पठारों की विशेषता और महत्व के बारे में बता दूं, पठारों में खनिज भी पाया जाता है। पठारों का जो इम्पोर्टेंट उपयोग है वो खनिज में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप सभी ने छोटा नागपुर के पठार के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में जिसमें खनिज पाए जाते हैं। पठारों का उपयोग इसलिए भी हो जाता है, कई पठारों में आपने देखा होगा जलप्रपात है, जो कि बहुत ही मनोरंजक दृश्य हो जाता है, जिसके लिए कई लोग जाते हैं। जैसे कि हुंड्रू जलप्रपात है, और जो हमारा नर्मदा नदी पर है, जो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात पर स्थित है जबलपुर में, धुआंधार जलप्रपात, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से पठार के बारे में हमने, निर्माण के बारे में बात करी, हमने विशेषताओं के बारे में बात की। एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है मैदान। ये चीज़ है मैदान। अब मैदान का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मैदान का निर्माण बेसिकली, मान लो ये पर्वत है, ये मान लो पर्वत है। जब इस पर वर्षा होगी तो ये मान लो वर्षा है, हवा के कण हैं, जो हवा पवनें तेज चल रही हैं, तो क्या होगा कि इसका अपर्दन होगा। पर्वत का क्या होगा, अपर्दन होगा। अपर्दन होने के बाद ये सब चीज़ें जो उसके कण हैं वो ये सब आएंगे, और हमारा स्वरूप कैसा हो जाएगा इसका, मान लीजिए ये आएंगे तो इतना मान लो चला गया, ये इतना
ये हमारा ऐसा हो गया। और इसी प्रकार से जो निक्षेप हैं, यानी जो अपर्दन से जो आए हैं, जो यहाँ पर जो हमारे ये वाले निक्षेप पर्वत के, इसमें जीवाश्म भी हो सकते हैं, वो सब कहाँ के हो गए, इधर तक। तो ये हमारा कैसा हो गया, ऐसा स्थान हो गया। तो ये हमारा क्या, पूरी सपाट भूमि हो गई। तो ये कितना से कितने तक रहता है, ये जनरली 0 मीटर से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदानों की विशेषताओं के बारे में बात कर लें। मैदान में खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है, क्योंकि यह खेती के उपयोगी के लिए बहुत अच्छा है। और मैदानों की जनसंख्या अपेक्षाकृत पहाड़ पठारी या जो पर्वतीय एरिया हैं उनसे अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इसलिए आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश मैदानी एरिया है, इसलिए केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यूरोप के कई देशों यानी कि 19 करोड़ जनसंख्या हो जाती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहाँ जीवन के रहने के लिए सहज व अनुकूल उपस्थितियाँ हैं जो मानव के लिए आवश्यक हैं। अब फ्रेंड्स, पर्वत पठार मैदान, इन सब की स्थिति, इन सब के हमने विशेषताओं के बारे में बात की, हमने इनके निर्माणों के बारे में बात की, और हमने चर्चा यह भी की कि इन सब का विशेष महत्व क्या है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।